अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से, जो बेसिकली स्प्रेडशीट्स को इस्तेमाल करके आपके जो फाइनेंशियल एनालिसिस हैं या जो बिज़नेस के फाइनेंशियल एनालिसिस हैं, स्मॉल हो गया या लार्ज बिज़नेस हो गया, उनके लिए काम आता है। बेसिकली जो एक्सेल है उसमें नंबर्स और डेटा को फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह और फंक्शंस इस्तेमाल करके उनके रिज़ल्ट्स जो है बहुत तेज़ी से हासिल किए जाते हैं। अगर बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो उसमें बहुत सारी ऐसी सहूलतें नहीं हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत तेज़ी से बहुत बड़ा जो डेटा होता है, बहुत ज़्यादा नंबर्स को सम अप कर सकता है, उनका मीन मीडियन जो है वो निकाल के दे सकता है, एवरेज निकाल के दे सकता है और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है फ़ॉर्मूला की मदद से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे मैंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक प्रोग्राम है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, जिसका ये पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये प्रोवाइड किया गया है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेसेस की फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए डेटा इनपुट करने में मदद करता है, डेटा को एनालाइज़ करने में मदद करता है। करते हैं एक्सेल के यूज़र इंटरफ़ेस की, जो स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है, ये पूरा का पूरा जो है एक्सेल का यूज़र इंटरफ़ेस है। इसमें जो डिफ़ॉल्ट फ़ाइल का नाम है, वो बुक 1 लिखा जा रहा है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बुक है जिसके अंदर एक लेजर है, एक रजिस्टर है जिसके अंदर आपने बहुत सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो सेव किया हुआ है। तो स्प्रेडशीट्स के ऊपर ये काम करता है। मैंने आपको बताया था पहले ही। तो सबसे पहले यहाँ पर आके देख लेते हैं इस जगह पर ये शीट बता रहा है शीट नंबर 1। इस तरीके से आप शीट नंबर 2 ऐड कर सकते हैं, शीट नंबर 3 ऐड कर सकते हैं, शीट नंबर 4 ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब जो एक्सेल है, एक्सेल के अंदर सेल्स मौजूद हैं। ये जो डेटा है, ये सेल्स की सूरत में यहाँ पर इनपुट होता है। अब ये जो कॉलम है, कॉलम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तो इस तरीके से ज़ेड तक जाएँगे, लेकिन ज़ेड के बाद ये रिपीट होते हैं, ठीक है? अब ये डबल ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। इस तरीके से जितना डेटा हमारा आगे बढ़ता जाएगा, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। सेम एज़ अगर आप वर्टिकल जाएँ नीचे की तरफ, तो ये नंबरिंग इसकी इस तरीके से बढ़ती रहती है। तो अच्छा ये याद रहे, ये जो सेल को इन्होंने कोडिंग की है, लेबलिंग की है, ए, बी, सी जो कॉलम है और जो रो है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। जब भी हम आगे फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो इनको याद रखना, इनको ऐड करना उस फ़ॉर्मूला में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आते हैं, बात करते हैं होम टैब की। सबसे पहले जो है वो हमारा होम टैब है। इसके अंदर ये वाला जो सेक्शन है, ये फ़ॉन्ट से रिलेट है। इसमें फ़ॉन्ट बोल्ड, अच्छा ये एमएस वर्ड में बहुत कॉमन है। एमएस वर्ड में भी ये चीज़ आपको सेम मिलेगी, एमएस पावर पॉइंट में भी आपको ये चीज़ सेम मिलने वाली है। तो ये आपका फॉर्मेट पेंटर जो है वो है, उसके बाद पेस्ट है, कॉपी कट है, कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने हैं। फ़ॉन्ट जो है, आपको फ़ॉन्ट कौन-सा इस्तेमाल करना है, वो सारा का सारा मेन्यू है। तो ये सब कुछ यहाँ पर सेम है। उसके बाद ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, टेक्स्ट किस तरीके से अलाइन, मुझे लेफ्ट लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए या जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है? अच्छा ये ऑप्शन आता है सेल के लिए। टेक्स्ट जो है सेल के टॉप पे होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए या बॉटम में होना चाहिए। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है बॉटम पे। अच्छा टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो किस तरह होना चाहिए, टेक्स्ट जो है सेल के अंदर जो टेक्स्ट होना चाहिए वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो आगे चल के मैं एक आपको एक्सपेरिमेंट करके बता दूँगा, ठीक है? उसके बाद व्रैप टेक्स्ट होना चाहिए। तो व्रैप टेक्स्ट को इस तरीके से कहा जाता है कि टेक्स्ट मिसाल के तौर पे सेल के अंदर ही रहना चाहिए, सेल से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, तो आपका जो डेटा है वो सेल से बाहर जा चुका है। लेकिन अगर मैं इसको व्रैप टेक्स्ट कर दूँगा, तो वो जो आपका जो डेटा है वो सेल के अंदर ही रहेगा, वो सेल से बाहर नहीं जाएगा। तो सेल व्रैप टेक्स्ट का ये ऑप्शन होता है। मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन जो है बहुत सारे दोस्त जानते होंगे। वर्ड में उन्होंने पढ़ा है, जैसे कि मैंने 1, 2, 3 ये सेल्स सेलेक्ट कर दिए, मर्ज एंड सेंटर कर दिए, तो ये पूरा का पूरा एक सेल कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद में आते हैं हम अपनी अपनी अच्छा जो ये हो गया टेक्स्ट के हवाले से, इस तरफ वाला जो पोर्शन है, जो लेफ्ट हैंड साइड अलाइनमेंट वगैरह फ़ॉन्ट, ये हो गया टेक्स्ट के हवाले से। अब जो राइट हैंड साइड पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ये है नंबर से रिलेटेड। फॉर सपोज़ यहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि मैं अगर यहाँ लिखूँ 1000, तो ये बेसिकली क्या है? 1000 इज़ एक्चुअली यहाँ पर बता रहा है कि ये जर्नल है, बट मैं अगर कहूँ कि ये जर्नल नहीं है, ठीक है? ये न्यूमेरिकल है, नंबर्स में है। तो ये क्या करेगा, डॉट लगा दिया और 2 ज़ीरो लगा दिए इसने पीछे। उसके बाद अगर मैं इसको कहूँ ये करेंसी है, तो ये यहाँ पर रुपीज़, मैं पाकिस्तान में हूँ। बेसिकली मेरा जो ये ऑफ़िस है वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के साथ, मेरे पाकिस्तानी अकाउंट के साथ। तो जो करेंसी मेरी इस्तेमाल बेसिक हो रही है वो रुपीज़ है। इंडियन करेंसी का अलग जो है वहाँ पर ऑप्शन आएगा और इसी तरीके से अमेरिकन डॉलर जो है वो अलग आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर करेंसी और अकाउंटिंग तकरीबन सेम होते हैं। उसके बाद जो है शॉर्ट डेट होती है। शॉर्ट डेट में आप समझ गए होंगे कि एक ऐसी डेट जो शॉर्ट में वो जैसे 26/9 जो है 1902, ठीक है? ये एक शॉर्ट डेट है, लेकिन लॉन्ग डेट होती है फ्राइडे 26 सितंबर 1909। ये लॉन्ग डेट भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टाइम अगर आप बताना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो हमने डेटा लगाया है वो टाइम है। बेसिकली ये टाइम है नहीं, लेकिन आपने अगर उसको डेटा वहाँ बता दिया कि टाइम है, तो टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा आप कोई डेटा वहाँ नहीं लगा सकते। अगर आपने बता दिया कि ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करता जाएगा। इसके लिए अगर आपने यहाँ पर लिख दिया 10, दैट मीन्स ये 10% की बात कर रहा है, तो ये 10% में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं फ्रैक्शन वगैरह और साइंटिफिक टर्म्स के बारे में, एबीसी, ठीक है? ये इस तरीके से हम उसको जो है सेट कर सकते हैं हम कि जो सेल है उसके अंदर डेटा है नहीं। अच्छा एक और चीज़ आपको यहाँ नीचे बताता चलूँ, ये तो आपने करेंसी वगैरह की बता दी है, परसेंटेज वगैरह, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं वो क्लियर करना चाहूँगा। ये आपको इस तरीके से डेसिमल्स नज़र आ रहे होंगे। डेसिमल्स को आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो। फॉर सपोज़ मैंने इसको कहा ये नंबर है। नंबर मैंने आगे लिखा 1000। 1000 के बाद इसके पीछे 2 डेसिमल आ चुके हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ से इसको 1 डेसिमल इंक्रीज़ करूँ, तो वो इंक्रीज़ कर देगा, और मैं अगर इसको कहूँगा तीसरा चौथा भी दे दो, तो वो चौथा भी दे देगा। लेकिन मैं यहाँ पर आके डिक्रीज़ कर सकता हूँ, ये डेसिमल्स डिक्रीज़ कर सकता हूँ। डेसिमल, व्हाई वी आर यूजिंग डेसिमल्स? डेसिमल एस एक्चुअली 1000 1000.99 999.99, ठीक है? तो जब हम ये इस तरीके के टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, सेंट्स, अगर हम डॉलर्स की बात करते हैं तो उसको सेंट्स कहते हैं पॉइंट के बाद, और अगर
पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करते हैं तो इसको पैसा कहते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है डेसिमल्स का, ये इसलिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आ जाता है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही एक मज़ेदार सी चीज़ है, जो मेरे हवाले से मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं कंडीशंस के बेस पर। ये थोड़ा-सा डीप टॉपिक है, आगे के लेक्चर में बता दूँगा कि जो फॉर्मेट है उसके ऊपर आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कंडीशन कैसे अप्लाई होती है। फॉर सपोज फॉर्मेट का मतलब होता है तरतीब देना, फॉर्मेट का मतलब होता है कलर देना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, ऊपर मतलब बॉक्स बना देना, अच्छा जो आउटलाइन है उसका कलर चेंज करना, ठीक है। तो इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो फॉन्ट है, सॉरी जो सेल है, उसके ऊपर कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी। कंडीशन ये कि अगर मेरे सेल के अंदर डेटा 1000 है, ठीक है, अगर मेरे सेल के अंदर डेटा 1000 है तो उसका कलर रेड कर दो। इसको हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। या अगर मेरे सेल के अंदर डेटा 100 से 1000 के बीच में है तो उसका कलर ग्रीन कर दो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न सिर्फ कलर इस्तेमाल होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेल का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो सकता है, फॉन्ट बोल्ड हो सकता है, फॉन्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं फॉन्ट के हवाले से जो आप फॉर्मेट इसको कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्मेट एज़ टेबल, आप इसको टेबल की तरह फॉर्मेट दे सकते हैं। फॉर सपोज़ अगर मैं इनमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको ओके किया, ये टेबल का एक कॉलम यहाँ पे सामने आ चुका है, ठीक है। ये जितना मैंने इसको ऊपर बढ़ा दिया, ये टेबल के कॉलम्स यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं। अब ये डेटा पूरा एक टेबल के अंदर आ चुका है। टेबल एक वास्ट डीप जो है ना टॉपिक है, वो आगे आपको बता दूँगा। उसके बाद फॉर्मेट एज़ टेबल मैंने आपको बता दिया कि आप डेटा को टेबल की सूरत में आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं। उसके बाद आता है सेल का स्टाइल। सेल का स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपके सामने बहुत सारे स्टाइल्स आ गए हैं। सेल का जो स्टाइल है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर 1000 सेलेक्ट किया है और उसके बाद मैंने कहा सेल का स्टाइल, तो मैंने रेड कर दिया, तो ये वैसा हो जाएगा। फिर ग्रीन, तो ये वैसा हो जाएगा। फॉन्ट का कलर, सेल का कलर वो है उसके साथ चेंज हो चुका है। अच्छा, अगला ऑप्शन आ जाता है इसके बाद इंसर्ट का ऑप्शन आ जाता है। इंसर्ट का ऑप्शन आने के बाद मैं अगर कहूँ, इंसर्ट में सेल होता है, रो आप इंसर्ट कर सकते हैं, सेल इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये इंसर्ट का ऑप्शन इससे रिलेट करता है। डिलीट कर सकते हैं सेल को, अच्छा फॉर्मेट कर सकते हैं आप सेल को, ठीक, रो को, और उसको हाइट वगैरह, रो की हाइट, कॉलम की विड्थ वगैरह जो है आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये फार्मूलाज का ऑप्शन आ रहा है। सम का फार्मूला है, एवरेज का है, काउंट का, नंबर का। अगर मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया तो उसने वहाँ काउंट का फार्मूला इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन अभी फिलहाल हम फार्मूलाज में नहीं जा रहे हैं। फार्मूला गलत होने पर ये एरर देगा, अब हम फार्मूला को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। इसके बाद आते हैं अलाइनमेंट की बात हो रही है, डाउन की तरफ, राइट की तरफ, अप की तरफ और लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो फार्मूला मिसाल के तौर पे हम लोगों ने कोई चीज़ सिलेक्ट की है, तो सिलेक्शन की बात हो रही है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो डाउन की तरफ है, लेफ्ट की तरफ। आपको एक एग्जांपल भी दिखाई दे रही होगी इसमें कि ए जो कॉलम है वो सारा का सारा सिलेक्ट हुआ है नीचे 5 नंबर तक, तो इसी हवाले से ये चीज़ इस्तेमाल होती है। और ठीक है, कॉलम 3 तक उसने इसको ऐड कर दिया है। उसके बाद आता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन आ जाता है, आप अपना जो फॉर्मेट किया, फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसको यहाँ सेलेक्ट किया है और इसके ऊपर बहुत सारे फॉर्मेट्स लगे हुए हैं, तो मैंने इसको कहा क्लियर फॉर्मेट कर दो। लेकिन क्लियर फॉर्मेट के लिए क्लियर ऑल कर दूंगा तो यहाँ पर ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि क्लियर, अच्छा क्लियर कंटेंट भी हो सकता है। कंटेंट क्लियर का मतलब ये होता है कि पीछे आपका जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, लेकिन आपका जो कंटेंट होता है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद है फिल्टर का ऑप्शन आता है, सॉर्ट का ऑप्शन आता है। सॉर्ट का ऑप्शन इस तरीके से होता है, ए से जेड तक, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फॉर सपोज मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये डेटा इनपुट किया और ये डेटा मैं इनपुट करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि अलग अलग अल्फ़ाबेट्स से डेटा स्टार्ट हुआ है, ठीक हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। डेटा जो है यहाँ पर जो सिलेक्ट किया गया है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। अब मैंने अगर इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया तो मैंने इसको सॉरी सिलेक्ट नहीं, मैंने यहीं पे इसको एक को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने सॉर्ट की ऑप्शन कहा है, इसको मैंने कहा ए से जेड तक जो है सॉर्ट कर दिया जाए। तो थोड़ा गौर करें, मैं इसको वापस करता हूँ, कंट्रोल जेड से अंडू। आपने थोड़ा गौर किया कि डेटा पहले अलग सीरीज में था, पहले डी से स्टार्ट हो रहा है, फिर ए से स्टार्ट हो रहा है जो सीरीज है। उसके बाद जो है जैसे मैंने उसको सॉर्ट किया तो उसने क्या कर दिया, उसने उसको बाकायदा एक तरतीब दे दी, ए से जेड तक। आप देख सकते हैं उसने ए बी सी डी इस तरीके से उसको सेट कर दिया है। उसके बाद फाइंड है और सेलेक्ट है, फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन होता है। आप कंट्रोल एच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एच से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और ये आपका फाइंड का है, आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर फाइंड करनी है इसमें पूरी एक्सेल में, वो आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन एडिन का है, इसको ना ही ज़्यादा पढ़ें क्योंकि ये ऑनलाइन ऑप्शन है और ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन सर्वर के साथ ताल्लुक रखता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।